Good morning, all of you. In today's lecture, we will give you a brief introduction about the terpenoids, their occurrence, their importance, their different properties. How can we isolate the terpenoids from the essential oils? So means what are the essential oils? What is the rule behind the structure of these different terpenoids? These rules are the isoprene rule and the spatial isoprene rule, followed by the brief introduction about the classification of the terpenoids. So let's start today's lecture about the terpenoids. So first of all, we know what are terpenoids. Terpenoids are the sweet smelling, means they have the fragrant. They are the steam volatile compounds. They are the non aromatic compounds. जो आपके terpenoids होते हैं, they are sweet smelling, they give a very beautiful smell. They can be isolated by the steam volatile method because they are steam volatile. They can be separated by the steam distillation technique. They are non aromatic substances and they are obtained from the plant sap or the tissues. Such type of compound called as the terpenoids. Now the term terpenes is generally been used to describe the large number of mixture of isomeric hydrocarbons having the general formula C10H16 and that occurs in the turpentine. And many essential oils. What are these essential oils? Essential oils are those oils which are obtained from the original plant part. जो प्लांट पार्ट ओरिजिनल प्लांट पार्ट है, अगर उसी से जब हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, नाउ दैट ऑयल इज कॉल्ड एज द एसेंशियल ऑयल. जो टर्पीन जो टर्म हमने अभी यूज की, इट इज ए मिसनोमर एंड क्लासिकल. क्यों? बिकॉज there are large number of oxygen derivatives like the alcohols, aldehyde, ketones, esters. They are also been present at that time. उस टाइम पे ये कंपाउंड भी प्रेजेंट थे. ऐसे कंपाउंड भी प्रेजेंट थे जिनके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड, केटोनिक, एस्टरिक ग्रुप भी प्रेजेंट था. इसीलिए जो टर्पीन जो टर्म है, इट इज ए मिसनोमर एंड इट इज ए क्लासिकल वन. जो सफिक्स है टर्पीन के अंदर, जो ENE, ये किस चीज को सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. इसीलिए जो ये टर्म है टर्पीन, इट इज इनएप्रोप्रिएट टू इंक्लूड सच टाइप ऑफ कंपाउंड दैट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईस्टर्स एंड सो ऑन. यानी इनको हम इंक्लूड नहीं कर सकते. अगर हम सिर्फ टर्पीन वर्ड को यूज करेंगे तो टर्पीन में इन वर्ड है और इन वर्ड किस चीज को सिग्निफाई करता है कि वो अनसैचुरेटेड आपके क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है. अगर हम टर्पीन वर्ड यूज करेंगे इन कंपाउंड्स के लिए तो फिर हम आपके वो सारे कंपाउंड हमें एक्सक्लूड करने पड़ेंगे जिसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप हो, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, केटोनिक ग्रुप हो, एस्टेरिक ग्रुप हो. वो सारे कंपाउंड हमें इस कैटेगरी से बाहर निकालने पड़ेंगे. लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि आपके जो ये कैटेगरी है जिसे हम टर्पिनाइड वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इनके अंदर आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं. इसीलिए जो प्रॉपर वर्ड टर्पीन हम यूज नहीं कर सकते हैं. हाँ, वो एक अलग बात के कुछ आपके टर्पिनाइड्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये फंक्शन ग्रुप नहीं होंगे. वो सिंपली आपके क्या होंगे? वो आपके हाइड्रोकार्बन होंगे. वो सिंपली आपके क्या होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे. लेकिन सारे के सारे कंपाउंड तो आपके अनसैचुरेटेड, सिंपली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है. उनके अंदर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ साथ उसके अंदर ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं. इसीलिए जो ये टर्म है टर्पीन, इट इज ए नॉट ए प्रॉपर वर्ड, इट इज ए मिसनोमर, इट इज क्लासिकल वन. इसको हम यूज नहीं कर सकते सभी इन कंपाउंड्स के लिए. उन सभी कंपाउंड के लिए जो कौन हो? स्वीट स्मेलिंग है, स्टीम वोलेटाइल है, नॉन एरोमेटिक है, उन सभी के लिए हम ये टर्म टर्पीन यूज नहीं कर पाएंगे. इसलिए हम जो टर्म प्रॉपर यूज करेंगे दैट इज द टर्पिनॉइड्स. वो कौन होगी? बोलो आपकी टर्पिनॉइड्स. तो इसीलिए हम जनरल जो वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, जनरल जो टर्म हम यूज करेंगे जो सभी कंपाउंड्स को अपने अंदर इंक्लूड कर लेगी, दैट इज द टर्पिनॉइड्स. मींस नाउ द जनरल टर्म टर्पिनॉइड इज यूज्ड व्हिच इंक्लूड ऑल दीज कंपाउंड्स. द जनरल फार्मूला जो होगा नेचुरल टर्पीनॉइड जो हाइड्रोकार्बन है उनका क्या होगा? C5H8N. जो आपके नेचुरल टर्पीनाइड जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, मैंने वर्ड यूज किया है हाइड्रोकार्बन्स, मींस जिसके अंदर आपके ये अल्कोहलिक ग्रुप, मींस ऐसा कोई और फंक्शन ग्रुप नहीं होगा जिसके अंदर दूसरा कोई हेटेरो एटम हो लाइक ऑक्सीजन. तो इसीलिए जो आपके टर्पिनाइड्स हैं ये क्या है? टर्पिनाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ दीज आइसोप्रीन यूनिट. जो टर्पिनाइड्स होते हैं उसके अंदर क्या होगी? एक आइसोप्रीन यूनिट होगी जिसको हम C5H8 कह रहे हैं. यहाँ पे देखें, दैट इज द आइसोप्रीन यूनिट, दैट इज द 2-मिथाइल ब्यूटाडाइइन. 2-मिथाइल मींस अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग के दौरान आप क्या देखेंगे? देखो यहाँ पे नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4.
तो ये मिथाइल हो गया, तो आप इसको क्या कहेंगे, 2 मिथाइल। 4 कार्बन है, तो ये आपकी प्रिंसिपल चेन बन गई। तो ये जो प्रिंसिपल चेन है इसके अंदर 4 कार्बन है, तो इसलिए ब्यूट हो गया। तो डबल बॉन्ड है तो डाइईन हो गया। पोजीशन डबल बॉन्ड की 1 और 3 है, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड तो 1, 3 4 के बीच डबल बॉन्ड तो 3 पोजीशन। सो द करेक्ट नेम हियर इज द 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन। और इसका मोलिकुलर फार्मूला देखें तो C5H8 ही बनता है। सो दीज आर द रिपीटेड यूनिट व्हिच आर प्रेजेंट इन दीज टर्पिनॉइड्स। जो टर्पिनॉइड के अंदर ये रिपीटेड यूनिट प्रेजेंट होंगी। और जनरली इस कंपाउंड को हम आइसोप्रीन कहते हैं। आपने नेचुरल रबर पढ़ा था, पॉलीमर की यूनिट जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये फार्मूला आप देख चुके हैं पहले ही। तो जो आपके नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर, उसके अंदर जो आपकी यूनिट होती है, जो रिपीटेड यूनिट होती है, वो कौन होती है, वो यही आपकी यूनिट होती है जिसे आइसोप्रीन कहते हैं या 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन कहते हैं। तो दैट इज द रिपीटेड यूनिट इन द नेचुरल रबर। तो इसीलिए जो ये कंपाउंड होते हैं इनको समटाइम्स हम आइसोप्रीनॉइड्स भी कह देते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो रिपीटेड यूनिट है वो लोग कौन है, दैट इज द आइसोप्रीन। सो द टर्पिनॉइड्स आर समटाइम कॉल्ड एज द आइसोप्रीनॉइड्स। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है व्हाई समटाइम्स द टर्पिनॉइड आर आल्सो कॉल्ड एज द आइसोप्रीनॉइड्स। तो आप कहेंगे बिकॉज द रिपीटेड यूनिट इन दीस टर्पिनॉइड्स आर जनरली बीइंग द आइसोप्रीन, दैट इज द 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन। किसके अंदर, सिर्फ टर्पिनॉइड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ये आपकी रिपीटेड यूनिट बन जाती है। औरों के अंदर भी ये रिपीटेड यूनिट आपको दिखाई देगी, बट दी अदर टर्पिनॉइड्स आल्सो हैव सम फंक्शनल ग्रुप्स। मींस ये रिपीटेड यूनिट भी होगी प्लस समथिंग फंक्शनल ग्रुप भी होगा, लेकिन सिंपली जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उसके अंदर तो यही सेम रिपीटेड यूनिट आपको दिखाई देगी। इसी बेसिस के ऊपर आगे जाके अभी हम आपको रूल्स भी बताएंगे। एक आपका आइसोप्रीन रूल आएगा, उसके बाद ये यूनिट आपस में कंबाइन कैसे करती हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रिपीटेड यूनिट्स, दैट इज द आइसोप्रीन यूनिट। उसको हम एक स्पेशल आइसोप्रीन रूल का नाम भी देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो टर्पीन है, टर्पीन वर्ड तो हम सिर्फ किसके लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं सिर्फ अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसके अंदर कोई और डेरिवेटिव नहीं होगा, उसके अंदर कोई और फंक्शन ग्रुप नहीं होगा, तो टर्पीन वर्ड कैन बी यूज ओनली such type of compound, but the broad term which can be used for all such compounds, that is the terpenoids. इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि terpenes are terpenoids, but all terpenoids are not terpenes. सभी terpenoids terpene नहीं है, लेकिन जो terpene है वो आपके terpenoids हैं। So इसीलिए हमने ये वर्ड यूज किया लास्ट में कि how can you say that कि all the terpenes are terpenoids, but reverse is not true. जस्टिफाई दैट स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फिर आप एग्जाम्पल लेके इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल, अब ध्यान से देखें। फर्स्ट कंपाउंड जो आपके सिलेबाई के अंदर भी है, दैट इज अ सिट्रल। ये सिट्रल है जिसके अंदर आपके एक CHO ग्रुप दिख रहा है, जिसके अंदर अनसैचुरेशन भी है, देखो डबल बॉन्ड भी है। वो कंजुगेशन में है या नहीं वो तो आपको दिख रहा है कि ये कंजुगेशन में नहीं है। तो इस कंपाउंड के अंदर एक आपका फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप, प्लस देयर आर 2 डबल बॉन्ड, मींस ये डाइनिक कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो दैट इज द सिट्रल वन। अगर हम CHO की जगह एक एल्कोहलिक ग्रुप बना दें, मींस अगर हम इसकी रिडक्शन करवा दें CHO की, मींस CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे अभी आपको दिखाई दिया। नाउ दैट रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द सिट्रल इज द जिरेनियोल, इसे आप जिरेनियोल कहते हैं, दैट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द सिट्रल। अदरवाइज जो रिमेनिंग पोजीशन है डबल बॉन्ड्स की, वो देखो आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ डिफरेंस किस चीज में है कि आपके सिट्रल के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है और जिरेनियोल के अंदर आपके एल्कोहलिक ग्रुप होता है, वो भी प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है यहाँ पे। तो ये दोनों कंपाउंड आपके सिलेबाई के अंदर, इन दोनों की स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन आपके सिलेबाई के अंदर है। नेक्स्ट लिमोनिन, ये लिमोनिन की स्ट्रक्चर है, ये सिंपल आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट ये कार्बन, इसके अंदर एक साइक्लिक कीटोन आ गया, देखो कीटोनिक ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप आ गया, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन। देखो एग्जाम में कई बार आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ, किसी भी कंपाउंड का नाम ले देंगे और आपको स्ट्रक्चर ड्रा करनी आनी चाहिए, आपको स्ट्रक्चर याद रखनी ही है। नेक्स्ट इज द कैम्फर, ये जो कैम्फर, इसके स्ट्रक्चर को कुछ हम इस टाइप से भी ड्रा कर सकते हैं, बोथ आर दी सेम, दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। देखो आप ध्यान से देखिए, अगर हम वैसे आपको बताएं, देखो कार्बन एटम नंबर 1, ये 2 कह दे, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5 और ये 6, मान लीजिए देखो हम ऐसा कह देते हैं, ध्यान से देखना, तो 6 मेंबर हो गया ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसी चीज को देखें, देखो 1 कार्बन, देखो 2nd, ये 3rd, ये 4, ये 5 और ये 6, देखो हमने जस्ट जो रिंग है उसको इस फॉर्म में शो कर दिया।
उसके बाद हमने क्या शो किया है, नंबर 2 के ऊपर देखो, ये नंबर 2 हो गया, 2 के ऊपर देखो ये मिथाइल ग्रुप था, देखो यहाँ पे दैट इज द मिथाइल ग्रुप, आप ध्यान से देखते जाएं। उसके बाद जो ये ब्रिज कार्बन एटम है नंबर 2 and 5, दीज आर द ब्रिज कार्बन। सिमिलरली देखो दीज आर द 2 कार्बन एंड द 5 कार्बन, दीज आर द ब्रिज कार्बन एटम। और ब्रिज कार्बन के बीच में बोलो कौन है, देखो एक कार्बन है 2 और 5 के बीच में, देखो 2 और 5 के बीच में देखो ये कार्बन हो गया। ये कार्बन के ऊपर 2 क्या लगे हुए, देखो ये शो कर रखे, दीज आर द मिथाइल ग्रुप, देखो ये मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे CH3। ऐसे ही यहाँ पे आपके जो ब्रिज कार्बन था देखो उसके ये बीच में जो कार्बन आ गया, बोलो यहाँ पे कौन है, देयर आर दी 2 CH3 ग्रुप। अब आपको दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गई होंगी। रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दोनों की अलग है, बट बोथ आर दी कैम्फर, दोनों ही कैम्फर है। ये लास्ट में अल्फा पाइनिन, इसी टाइप से आप इसको भी मॉडिफाई करके अलग तरीके से इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट इंपोर्टेंसेस ऑफ द टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड की इंपोर्टेंस क्या है। जो टर्पिनॉइड्स होते हैं इसकी काफी इंपोर्टेंस है परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में आपको बताया था कि दे गिव ए वेरी गुड फ्रेगनेंट, मीन्स दे हैव प्लेजेंट स्मेलिंग नेचर, इनका प्लेजेंट स्मेलिंग नेचर होता है। ये फ्रेगनेंस की फॉर्म में इनको यूज किया जा सकता है इन द परफ्यूम इंडस्ट्री। जो आपके टर्पिनॉइड्स हैं, दे आल्सो हैव द डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक द इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटीज, एंटी हेलमिंथेटिक एक्टिविटीज, एंटीसेप्टिक एक्टिविटीज, and thus they can be used in the pharmaceutical industries। pharmaceutical industries के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक आपके कंपाउंड कौन होते हैं, आपने पढ़ा है ड्रग्स वाली यूनिट के अंदर जब आप पढ़ते हैं, तो एंटीसेप्टिक आर दोज कंपाउंड, वो ऐसी ड्रग्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या काम आते हैं, एक ऐसी चीज जैसे हम कहते हैं ना एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन, एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक कौन होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं विच आर हार्मफुल फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी टिश्यूज, जो हमारी बॉडी टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे डिटॉल को जब आप डाइल्यूट फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, जब आपको कोई घाव हो जाए, कट हो जाए, तो आप एक गिलास में, एक टब के अंदर कहीं पे आप वाटर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स आप डिटॉल की डाल देते हैं, और उसके बाद आप शेक करते हैं, सॉल्यूशन आपका व्हाइटिश हो जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन। फिर आप उसको विद द हेल्प ऑफ द कॉटन आप अपने घाव को, वाउंड को आप क्लीन करते हैं। वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। वहां पे जितने भी जर्म्स होंगे उनको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन आपके बॉडी टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसी ड्रग्स आपकी एंटीसेप्टिक होती है। इंसेक्टिसाइडल, जो इंसेक्ट्स को दूर भगाने में काम आए, स्प्रे कर दें प्लांट्स के ऊपर कहीं और, तो इंसेक्ट्स उनसे दूर भाग जाएंगे। तो मींस इनके ऊपर इंसेक्ट्स भी कम आते हैं। उन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर से आप टर्पिनॉइड एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके पास इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि इंसेक्ट रिपेलेंट है, इंसेक्ट को मारने वाले हैं। इंसेक्टिसाइडल, सिडल जो लिख रखे है ना, ये वर्ड सिडल, देखो दो तरह के वर्ड होते हैं, कुछ तो आपकी सिडल होते हैं, कुछ आपके स्टैटिक होते हैं। सिडल जो मार दे, जो इंसेक्ट्स को मार ही दें, और स्टैटिक का मतलब होता है कि उनको रिपेल करते जाएं, और जो मार दें सिडल। तो दो वर्ड आप जरूर हमेशा ध्यान रखें, वन इज द सिडाल, अदर वन इज द बोलो कौन, स्टैटिक। आप ड्रग्स के अंदर भी दो वर्ड यूज करेंगे, सिडाल ड्रग्स कौन सी होती है, स्टैटिक ड्रग्स कौन सी होती है। सिडाल ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और स्टैटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो स्टैटिक होती हैं। तो ये दो वर्ड यूज। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाता है एंटी हेलमिंथ, जो हेलमिंथ्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो काम करे उन्हें एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स कहते हैं। आपने ड्रग्स में ये कंप्लीट पढ़ा है। तो मींस दीज आर द डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज व्हिच आर शोन बाय द टर्पिनॉइड्स। एग्जांपल जैसे आगे बताएं, कैम्फर, जैसे घरों में भी यूज करते हैं। कैम्फर हैज द मेडिसिनल इंपॉर्टेंस टू रिपेल द, बोलो क्या, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट को रिपेल करने में इसको यूज किया जाता है। कपूर की जो गोलियां होती हैं, जो आप कपड़ों के बीच में आप डाल देते हैं ताकि वहां पे इंसेक्ट्स ना आए, उनको रिपेल करने, उनको रिपेल करते हैं। ये कैम्फर की स्ट्रक्चर जैसे अभी हमने आपको ड्रा करके भी बता दी थी। नेक्स्ट आ जाता है अकरेंस एंड द सोर्सेज ऑफ द टर्पिनॉइड्स। मिस टर्पिनॉइड्स के सोर्स क्या है, कहां से हम टर्पिनॉइड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन आवर डेली लाइफ अगर हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ा के देखें द नेचर, तो आपको डिफरेंट प्लांट्स दिखाई देंगे। डिफरेंट प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। मतलब जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स देने वाले होते हैं, कुछ फ्रूट्स नहीं भी देते हैं। उनके बेसिस के ऊपर आप एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। लेकिन वो जो भी हैं, यानी फ्रूट्स दिखेंगे नेचर में, फ्लावर्स दिखेंगे, लीव्स, स्टेम, बार्क, रूट्स, ये सारी चीजें आपको दिखते हैं। इन सभी पार्ट्स के अंदर से आप टर्पिनॉइड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन सभी के अंदर प्लेजेंट स्मेलिंग दीज कंपाउंड कॉल्ड एज द टर्पिनॉइड, दे आर प्रेजेंट। जो ये प्लेजेंट स्मेलिंग जो नेचर होता है फ्रूट्स के अंदर भी आपने देखा होगा, वो तो ईस्टर्स की वजह से होता था। आपने पढ़ा था ना कि एप्पल के अंदर
एप्पल की अलग स्मेल होती है, बनाना की अलग स्मेल होती है, हर फ्रूट्स की अलग अलग स्मेल होती है। वो किस वजह से होती है? वो ईस्टर्स की वजह से होती है। किसकी वजह से? ईस्टर्स की वजह से। तो मींस this pleasant smell of the fruit is actually due to the presence of the certain steam volatile oils. Steam volatile oils होते हैं, उन्हें आप essential oils कहते हैं। हमने बताया था ना, जो डायरेक्टली प्लांट के अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आपके एसेंशियल ऑयल्स कहलाते हैं। दीज आर दी स्टीम वोलेटाइल ऑयल्स। और जिसके अंदर क्या होती है बोलो? स्मेल तो होती है, फ्रेगनेंट होती है। जो सिंपल मोनो और सिस्की टर्पिनाइड्स होते हैं, आगे जब हम क्लासिफिकेशन के अंदर इन वर्ड को यूज करेंगे, दे आर द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एसेंशियल ऑयल्स। जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनके अंदर मेनली आपके सिंपलर मोनो और सिस्की टर्पिनाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी डेफिनेशन अभी हम आगे देख लेंगे। हमने पहले ही डेफिनेशन में बताया था, दे आर दी स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड्स। मींस स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। दे आर वोलेटाइल विद द स्टीम। स्टीम वोलेटाइल जो टेक्निक है, प्यूरिफिकेशन टेक्निक वाली जो हमारी यूनिट होती है, उसके दौरान हम आपको स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुके होते हैं। मतलब आप किसी भी कंपाउंड के अंदर, कोई आपके पास एक्सट्रैक्ट है, प्लांट एक्सट्रैक्ट, उसके अंदर मान लीजिए एबीसी डिफरेंट कंपाउंड्स, आपको डायरेक्ट आप उसको हिट नहीं करते नीचे से, कि हीट करेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एक्सट्रैक्ट होते चले जाते हैं। नो, हम क्या करते हैं, उस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर देखो, एक ऐसी राउंड बॉटम फ्लास्क देखो आपने ले ली, मान लीजिए ये है, आप इसके अंदर क्या करते हैं, इधर से आप एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर को आप देखो नीचे से हीट करते हैं, हीट करके यहाँ से देखो स्टीम बनती है, स्टीम को देखो हम पास करते हैं इस दूसरी राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। देखो इस टाइप से ये लंबी ट्यूब होगी, यहाँ से देखो, यहाँ से ये वेपर्स जाएंगे, वाटर वेपर्स, मींस वाटर वेपर मींस स्टीम, स्टीम जाएगी, और यहाँ पे जो भी हमारे पास देखो ये मिक्सचर है, इसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, कुछ ऐसे होंगे विच आर स्टीम वोलेटाइल, सम अदर आर विच आर नॉन स्टीम वोलेटाइल। जो स्टीम वोलेटाइल होंगी, देखो हम यहाँ से एक ट्यूब और ले लेंगे, यहाँ से देखो ये जो ट्यूब हम लेंगे, इस ये थोड़ी ऊपर तक लेंगे, मैंने थोड़ी गलती से डाउन तक दिखा दी, देखो ये सिर्फ यहाँ तक रखे, देखो ऊपर तक, ताकि जो स्टीम वोलेटाइल है वो यहाँ पे देखो एंटर कर जाएगा। और ये जो इधर देखो ये ट्यूब आपकी इस टाइप से देखो हम लेके जाएंगे, इसके बाहर हम क्या लगा लेते हैं बोलो, यहाँ पे कंडेंसर होगा, देखो हमारे पास, देखो ये कंडेंसर होगा जिसमें वाटर इनलेट वाटर आउटलेट होगा, और फिर कंडेंसर के अंदर से जो स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड है वो यहाँ से देखो वेपर की फॉर्म में गया, यहाँ पे कंडेंस हो गया, लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गया, और फाइनली हम उसको क्या कर लेते हैं बोलो, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हम हमारे पास एसेंशियल ऑयल आ जाता है। दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज अ स्टीम वोलेटाइल। मतलब यहाँ पे जो भी कंपोनेंट आपका गया है, यहाँ पे वो किसके साथ गया है, एक तो स्टीम है, प्लस आपका जो एसेंशियल ऑयल का जो भी कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, जो भी है वो आपके ऑन, यहाँ पे हम उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये टेक्निक आपकी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टीम डिस्टिलेशन। मींस दे आर वोलेटाइल विद द स्टीम। ये स्टीम के साथ क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं आपके जितने भी टर्पिनाइड्स, हमने डेफिनेशन में भी लिख दिया था। So they may be isolated with the help of the steam distillation technique, solvent extraction technique, or other treatment of the plant. Solvent extraction का मतलब क्या होता है, हम आपको देखो थोड़ा सा आइडिया दे दे। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास देखो एक लैब के अंदर आप देखेंगे, देयर इज ए सेपरेटिंग फनल, आपको देखो इस टाइप से एक सेपरेटिंग फनल दिखाई देगी, देखो ऐसे आप इसको ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख देंगे, यहाँ पे देखो स्टॉप कॉर्क होगा, देखो आपने एक कॉर्क लगा दिया ऊपर। आप इसमें क्या करेंगे, आपने देखो इसके अंदर ले लिया जो भी आपका मिक्सचर था जिसके अंदर आपके एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट है, आपने बाहर से एक दूसरा सॉल्वेंट लिया, ये सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि जो ये मिक्सचर है इसके अंदर ये इमिसिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इसके अंदर इमिसिबल, इमिसिबल होगा तभी तो टू डिफरेंट लेयर्स बनेंगी। फिर आप इसको शेक करेंगे, उसके बाद इस मिक्सचर को क्या करेंगे, शेक द मिक्सचर, इस पूरे को। तो इस पूरे को जब शेक कर देंगे तो इसके अंदर जितने भी एसेंशियल ऑयल्स हैं, इसके अंदर जो एसेंशियल ऑयल है, वो एसेंशियल ऑयल देखो ई से रिप्रेजेंट कर दिया, एसेंशियल ऑयल देखो माइग्रेट कर जाएंगे इसके अंदर। मींस ऐसा सॉल्वेंट हमें लेना है विच हैव द मोर एफिनिटी फॉर द एसेंशियल ऑयल्स। अब कुछ देर के बाद आप इसको अनडिस्टर्ब रख देंगे, अनडिस्टर्ब होने के बाद देखो टू लेयर बनेंगी। देखो एक तो ये मान लीजिए अपर लेयर बन गई, मान लीजिए जो सॉल्वेंट हमने लिया था वो अपर लेयर है, ये नीचे वाला हमारा मिक्सचर की लेयर बन गई। जितने एसेंशियल ऑयल्स थे वो अपर लेयर के अंदर जा चुके हैं। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे से टैप को ओपन करेंगे, आपका जो मिक्सचर जो बच गया है वो अलग कर देंगे। उसके बाद जब ये सेकंड लेयर देखो यहाँ से थी, हम इस कंटेनर को हटा के फिर उसके बाद देखो ये कंटेनर मान लीजिए चला गया, दैट इज द फर्स्ट कंटेनर। उसके बाद इसके नीचे देखो हमने सेकंड कंटेनर रखा, जो अपर लेयर है, अब इसके अंदर देखो अपर लेयर आनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ चुका था, एसेंशियल ऑयल। और बाद में हम उसको सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक से भी अलग कर सकते हैं।
या बाद में हम स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मींस हमने सबसे पहले तो बोलो क्या किया, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक लगाई। ये सोलवेंट एक्सट्रैक्शन है, मींस जो मिक्सचर था, मिक्सचर के अंदर से आपने एसेंशियल ऑयल्स के जो कंपोनेंट है उसको अलग कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ द सॉल्वेंट। सो इट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट की हेल्प से एक्सट्रैक्ट किया, और फिर उसके बाद आपके पास जो अपर लेयर है उसके अंदर क्या है, नाउ इट हैज द सॉल्वेंट। देखो वो सॉल्वेंट है, प्लस हमारे पास बोलो कौन है, एक एसेंशियल ऑयल है। बोलो कौन है, एसेंशियल ऑयल। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे अपनी नेक्स्ट टेक्निक जो भी आपको पहले बताई, दैट इज द स्टीम डिस्टिलेशन। और उस स्टेप से हम फाइनली आपके जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, डिफरेंट टर्पिनाइड हैं, हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मींस यही हमने लिखा, दे कैन बी आइसोलेटेड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक, बाय द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक, और सम अदर ट्रीटमेंट, कुछ और ट्रीटमेंट भी। वो सारी चीजें आपके सिलेबस के अंदर है, हम धीरे धीरे उन टेक्निक्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो जो डाई और ट्राई टर्पिनाइड्स होते हैं, दे आर नॉट द स्टीम वोलेटाइल, वो आपके स्टीम वोलेटाइल नहीं होते, उनको हम स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड डू नॉट पोजेसिस आल्सो द परफ्यूमरी वैल्यू, उनके अंदर फ्रेग्रेंट भी नहीं होती। तो अलग से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टेट्रा टर्पिनाइड्स कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप कॉल्ड एज द कैरोटिनॉइड्स। जो टेट्रा टर्पिनाइड है उस ग्रुप को क्या कहते हैं, कैरोटिनॉइड। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इट कंटेन्स द कैरोटीन, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन, जो ये कंपोनेंट होते हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द पॉलीटर्पिनाइड इंक्लूड्स द रबर, उसके अंदर रबर होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंट जो एसेंशियल ऑयल्स हैं जिसके अंदर से टर्पिनाइड कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालेंगे, वो कौन कौन है, किस एसेंशियल ऑयल के अंदर से कौन सा टर्पिनाइड ज्यादा अमाउंट के अंदर मिलता है। एक एसेंशियल ऑयल के अंदर एक से ज्यादा टर्पिनाइड्स भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि एसेंशियल ऑयल की डेफिनेशन क्या है, वो तो हमने पहले ही देख लिया। एसेंशियल ऑयल वो कंपोनेंट होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट पार्ट, ये तो बेसिक फैक्ट है। लेकिन अब फर्दर इसकी डेफिनेशन लिखिए तो हम क्या कहेंगे, दे आर द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स, मींस कंटेनिंग द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लाइक द एल्कोहलिक, एल्डिहाइड, एस्टेरिक ग्रुप, ये डिफरेंट उनके अंदर ग्रुप्स होते हैं विद सम एक्सेप्शन। वो क्या है, जैसे ऑयल ऑफ बिटर आलमंड जिसके अंदर कड़वे बादाम जैसी स्मेल होती है, उसका टेस्ट होता है कड़वे बादाम जैसा। अगर आप बेंजल्डिहाइड की बोतल को वैसे ही खोल के रख देंगे लैब में और आप कुछ देर वहां पे खड़े भी हो जाएं, तो उसके जो फ्यूम्स आएंगे वो आपके नोज के थ्रू आपके थ्रोट तक पहुंचेंगे, आपकी टंग तक पहुंचेंगे, तो आपका मुंह ऐसा होगा जैसे आपने कड़वे बादाम खाए हो। तो मीन्स आपके जो ऑयल ऑफ बिटर आलमंड होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, उसके अंदर और एसेंशियल ऑयल नहीं होते, ये एक्सेप्शन है। सेकंड, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, उसके अंदर ये आपका एक कंपोनेंट होता है दैट इज द मिथाइल सैलिसिलेट, ये प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द एक्सेप्शन, आपकी इस डेफिनेशन के ऊपर ये एक्सेप्शंस हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फर्स्ट टर्पिनाइड दैट इज द सिट्रल वन। आप पूरा ध्यान अब टेबल की तरफ रखेंगे। जो सिट्रल टर्पिनाइड है इसको हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एसेंशियल ऑयल कहां से लिया हमने, फ्रॉम द लेमन एंड द ग्रास ऑयल, उसके अंदर से सिट्रल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द जिरेनियोल, इसको कहां से, इसको सिट्रोनेला और रोज से हम एसेंशियल ऑयल लेते हैं, वहां से हम जिरेनियोल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट। कार्बोन, पीछे हमने स्ट्रक्चर भी बताई थी, तो इसको आपके पास कैरावे के अंदर से इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट। ये नाम आपको जरूर याद रहने चाहिए, लिमोनिन, इसको कैरवे, लेमन, स्वीट ऑरेंज के अंदर से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। पाइनिन, इसको कहां से, टर्पेंटाइन। कोरिएंडर, धनिया जिसे कहते हैं, उसके अंदर से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैम्फर, इसको कहां से, कैम्फर के अंदर से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिंजर, इसको जिंजीबेरिन के अंदर से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इनको बार बार पढ़ें, आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द टर्पिनाइड्स। जो टर्पिनाइड होते हैं, दे आर द कलरलेस कंपाउंड, दे आर द लिक्विड, सम आर सॉलिड आल्सो, दे आर लाइटर देन वाटर, ये वाटर से हल्के होते हैं, हमने दिखाया भी था अभी। देखो इनको जब दूसरा सॉल्वेंट हमने लिया, एक्सट्रैक्ट हुआ, तो अपर लेयर हमने शो की, दे आर द स्टीम वोलेटाइल। एक्सेप्शन क्या थी, जैसे अभी आपको बताया गया, मोनो और द सिस्की टर्पिनाइड्स। सम आर द स्टीम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स भी होते हैं, अभी हमने आपको पीछे सारा बता दिया गया। दे आर वाटर इनसोल्युबल, दे आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दे मे बी द ऑप्टिकली एक्टिव और द इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं, मींस दे कैन रोटेट द पीपीएल और दे मे नॉट रोटेट द पीपीएल, उसके बेसिस पे हम बताते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव और द इनएक्टिव। दे आर आल्सो द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, सो दे अंडरगो द एडिशन रिएक्शंस विद द हाइड्रोजन in presence of the catalysts like the nickel, platinum, palladium. They undergo the addition reaction with bromine. They also undergo the addition reaction with the Tyndall's reagent, कहते हैं आप इसे, NOCl को, that is also called as the Tyndall's reagent. They also undergo the some oxidation reaction with the some oxidizing agent like the ozone,
they give the isoprene as one of the product on their thermal decomposition. अगर हम टर्पिनाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो वन मेन प्रोडक्ट हमें जो आइसोलेटेड यूनिट मिलती है वो कौन, आइसोप्रीन, दैट इज द 2-methyl-1,3-butadiene, ये हमें ऑब्टेन हो जाती है। नेक्स्ट हम अब मेन हमारा पॉइंट रहेगा अबाउट देयर आइसोलेशन, कि अब हम इनको आइसोलेट कैसे करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स बिहाइंड द आइसोलेशन ऑफ द टर्पिनाइड्स। आपके जो नेचर के अंदर आपके मिलते हैं डिफरेंट प्लांट, डायरेक्ट प्लांट एक्सट्रैक्ट के अंदर से हम इनको निकालते हैं, लेकिन ड्यू टू देयर अकरेंस इन द नेचर ऑल द टर्पिनाइड कुड नॉट बी isolated and separated by the simple general method. Simple general method से हम इनको isolate और separate नहीं कर सकते, so some special methods are required. However, जबकि mono और the sesqui terpenoids जो होते हैं di और tri, they have the common source, that is the essential oils. Therefore, their isolation has been generalized and that takes place in the following steps. ये कुछ steps के अंदर होता है, दो main step बनाई जाती है। First step के अंदर हम क्या करते हैं, we will isolate the essential oil from the plants. हम plant के अंदर से directly सबसे पहले essential oil को क्या करेंगे, isolate करेंगे, उसको निकाल लेंगे। उसके बाद जो essential oil हमारे पास आ गया, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, individual terpenoid को हम separate out करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे first point को देखते हैं कि how can we isolate the essential oil from the plants. So first heading is the isolation of the essential oil from the plants. हम कैसे isolate करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर से जब हम एसेंशियल ऑयल्स उनके अंदर मिलेगा, जनरली पोजेसेस द मैक्सिमम कंसंट्रेशन एट सम पर्टिकुलर टाइम। देखो जो एसेंशियल ऑयल की जो अमाउंट होती है वो डिफरेंट प्लांट के अंदर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, अलग अलग समय के अंतराल के ऊपर उनकी जो अमाउंट है वो भी कम ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए जब भी हम एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी प्लांट के अंदर से तो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ही निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैस्मीन, जब सनसेट होता है, जब बोलो क्या होता है, सनसेट, सनसेट के टाइम के ऊपर इट बिकम डिजायरेबल टू टेक द प्लांट पार्ट्स फ्रॉम हैविंग द एसेंशियल ऑयल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसेंशियल ऑयल हमें मिलता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया है। तो जनरली जो 4 मेथड्स हैं वो डेवलप किए गए हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ दीज एसेंशियल ऑयल्स। जो एसेंशियल ऑयल को हम कैसे आइसोलेट करते हैं प्लांट के अंदर से, उसके लिए 4 मेन मेथड्स है। वो कौन कौन से हैं, एक्सप्रेशन मेथड, स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक, एक्सट्रैक्शन बाय मीन ऑफ द वोलेटाइल सॉल्वेंट्स, द एडजॉर्प्शन इन द प्यूरिफाइड फैट्स, इन्फ्लूरेज जिसे आप कह देते हैं। अब वन बाय वन हम इस सभी मेथड्स को इन डिटेल देखते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सप्रेशन मेथड। एक्सप्रेशन मेथड में आप क्या करेंगे, इन दिस मेथड द प्लांट मटेरियल इज फर्स्ट ऑफ ऑल कट इन स्मॉल पीसेस, उनको छोटे छोटे पीस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन पीसेस को नाउ द क्रश टू गेट द जूस विच इज नाउ बीन स्क्रीन्ड आउट टू रिमूव द लार्जर पार्टिकल्स। फिर हम उनको फिल्टर आउट कर देंगे, लार्जर पार्टिकल्स को हम जूस को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। आफ्टर स्क्रीनिंग नाउ द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, जिसकी वजह से होगा क्या कि हाफ ऑफ द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड एंड रेस्ट हाफ ऑफ द ऑयल रिमेन विद द रेजिड्यू। दो पार्ट बनेंगे जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को आप चलाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होगा क्या कि आपके कुछ आपकी मान लीजिए टेस्ट ट्यूब होंगी, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप डालते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर। एक टाइम के ऊपर जनरली आप 4 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन लेबोरेटरी के अंदर आपने देखी होगी, उसके अंदर 4 आपने ट्यूब डाल दी, उसको ऑन कर दिया, सुपर फास्ट वो चलती है। चलने के बाद उस फोर्स की वजह से आपके जो पार्टिकल है, रेजिड्यू है, दे गेट सेटल डाउन एट द बॉटम, और जो लिक्विड पार्ट है, जो ऑयल पार्ट है, वो ऊपर रह जाता है उसके अंदर। फिर इस टाइप से हम रेजिड्यू और ऑयल को अलग कर सकते हैं। वैसे सिंपल फिल्ट्रेशन से भी आप अलग कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है साथ के साथ कुछ रेडिड्यू चले और आपकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस धीरे धीरे चले। उसको फास्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को किया जाता है ताकि रेजिड्यू नीचे सेटल डाउन हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, जो रेजिड्यू है उसके अंदर से हम इंफीरियर क्वालिटी ऑफ ऑयल को भी ऑब्टेन कर लेते हैं बाय द डिस्टिलेशन टेक्निक्स। एक्सप्रेशन मेथड इज जनरली यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द सिट्रस, लेमन एंड द ग्रास ऑयल। नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है, दैट इज अ स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टीम डिस्टिलेशन करते कैसे, उसका डायग्राम भी आपको बना के दिखाया था। तो इस मेथड को हम वाइडली यूज करते हैं और इसके अंदर हम क्या करते क्या है, द प्लांट मटेरियल इज macerated and then steam distilled to get the essential oil into the distillate। मैंने पहले भी ये डायग्राम आपके बना के दिखा दिया था। from which these are extracted by using the pure organic volatile solvent like the petroleum, and the solvent is then removed by the distillation under the reduced pressure। तो मैं सबसे पहले हम क्या करते हैं,
हम स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक लगाते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक से हम एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एसेंशियल ऑयल जो हमारे पास आ गया सॉल्वेंट के साथ, फिर हम उस सॉल्वेंट के अंदर से एसेंशियल ऑयल को कैसे अलग करें, फिर हम दोबारा डिस्टिलेशन टेक्निक लगाते हैं। वो डिस्टिलेशन टेक्निक होती है अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सिर्फ उन एसेंशियल ऑयल के लिए ऐसा किया जाता है कि जब हम हीट करें तो हीटिंग के दौरान होता क्या है, द एसेंशियल ऑयल जो कंपोनेंट है दे गेट डिकम्पोज्ड बिफोर देयर बॉइलिंग पॉइंट। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, देखो वैसे तो वो वोलेटाइल हो जाने चाहिए, लेकिन दे गेट डिकम्पोज, उनका बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले अगर वो डिकम्पोज ही हो गए, खराब ही हो गए, तो क्या हम उनको एक्सेप्ट कर पाए, अलग कर पाए? नहीं। तो उस वक्त पे हम क्या करते हैं, हम उनको डिस्टिल करते हैं, उनको अलग भी करते हैं, लेकिन अंडर रिड्यूस प्रेशर। प्रेशर रिड्यूस करने का क्या मतलब होता है? अगर हम प्रेशर रिड्यूस करेंगे, मान लीजिए किसी भी एसेंशियल ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मान लीजिए वो 130 डिग्री सेल्सियस है, हमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया, तब वो लो टेम्परेचर के ऊपर बॉयल हो जाएगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम उन कंपोनेंट को अलग कर पाए, लेकिन उसका एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट तो क्या था, 130 मान लीजिए से हमने एज्यूम किया था। वो डिकम्पोज भी कब होता, 130 के नियर अबाउट वो डिकम्पोज होता, लेकिन हमने उसको पहले ही बॉयल करवा दिया अंडर रिड्यूस प्रेशर 100 पे, क्योंकि वो डिकम्पोज तो 125 पे होता, तो 100 के ऊपर ही हमने कंपोनेंट को अलग करवा दिया। एट लो बॉइलिंग पॉइंट उसका डिक्रीज करवा के हमने उनको अलग करवा दिया, उसी को कहते हैं डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। इसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या है, मींस जो ये मेथड है इसको हम कैसे यूज करें, दिस मेथड शुड बी यूज्ड विद ग्रेट केयर because some of the essential oil decomposed during the distillation। मैंने आपको बताया वो डिस्टिलेशन के दौरान कुछ कंपोनेंट फिर भी डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, बिकॉज वी हैव द मिक्सचर ऑफ यानी डिफरेंट टर्पिनाइड इन द गिवन एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल के अंदर डिफरेंट टर्पिनाइड होते हैं, हो सकता है कोई डिकम्पोज फिर भी हो जाए, इसलिए इस टेक्निक को बड़ी ध्यान से हम यूज करेंगे। जब भी हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करें, शुरू में तो हम स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, उसके बाद हमारे पास सॉल्वेंट आ गया, वो डिफरेंट टर्पिनाइड आ गए उस एसेंशियल ऑयल के अंदर, उसके बाद फिर हम जब उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके दौरान जब हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करें उसको भी बड़ी प्रिकॉशन के साथ करें। उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है कि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एसेंशियल ऑयल के अंदर, दैट इज द जैसे ईस्टर्स जो होते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडर, फॉर द फ्रेग्रेंस ऑफ द ऑयल, दे मे अंडरगो द डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन ए परफ्यूम ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। अगर यही डिकम्पोज हो गया, देखो जिसकी वजह से हम इनको परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से फ्रेग्रेंस आती है, स्मेल आती है, गुड स्मेल आती है, वही कंपोनेंट डिकम्पोज हो गया, अब उसके अंदर स्मेल बहुत ही कम आएगी, ना के बराबर आएगी, तो वो जो आपके पास मिला टर्पिनाइड जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, इंफीरियर क्वालिटी का होगा। तो इसलिए जब हम स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक के बाद जब हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करते हैं, सेकंड स्टेप जब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, उसको विद प्रिकॉशन करें। कभी हमारे एसेंशियल ऑयल के अंदर जो स्मेल देने वाले कंपोनेंट है, फ्रेग्रेंस देने वाले कंपोनेंट है, कभी वही डिकम्पोज ना हो जाए। नेक्स्ट टेक्निक, नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट मेथड आता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस एसेंशियल ऑयल फ्रॉम द प्लांट्स, दैट इज द एक्सट्रैक्शन बाय मींस ऑफ द वोलेटाइल सॉल्वेंट, जो कि हमने पहले भी बताया था कि क्या करें हम, वोलेटाइल सॉल्वेंट का आखिर मतलब क्या होता है कि दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर सच प्लांट व्हिच यील्ड्स द लो quantity of the oil on steam distillation due to the decomposition of the essential oil। अगर पहले वाली जो टेक्निक है, पहले वाली टेक्निक अगर एप्लीकेबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी अगली टेक्निक अप्लाई करते हैं जो अभी हमने नाम बताया, दैट इज एक्सट्रैक्शन बाय मीन ऑफ द वोलेटाइल सॉल्वेंट्स। तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, जो प्लांट मटेरियल है इट इज डायरेक्टली बीइंग ट्रीटेड with the help of this solvent, that is a light petrol at a temperature of 50 डिग्री सेल्सियस। तो मीन्स पहले वाली जो टेक्निक थी अगर वो यूज नहीं हो रही, उसकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे पीछे हमने डिस्कस भी किया था, तो उस वक्त हम इस नेक्स्ट टेक्निक को यूज करते हैं। और इन कंडीशंस में होगा क्या, अंडर दिस कंडीशन द ऑयल इज टेकन अप बाय द सॉल्वेंट along with the soluble coloring material, और जो वो सॉल्वेंट है उसको फाइनली हम क्या कर देंगे, नाउ द सॉल्वेंट इज देन रिमूव्ड बाय द डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। So that is the next technique। इसके बाद फाइनल जो टेक्निक हमारी आती है for the isolation of that essential oil from the plants, that is the adsorption in purified fats, that is the inflorescence। इसमें क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर हम सबसे पहले फैट जो होता है उसको वार्म करते हैं एट ए टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस इन द ग्लास प्लेट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ दैट द सरफेस ऑफ द फैट इज नाउ कवर्ड विद द फ्लावर पेटल्स, जो फ्लावर पेटल्स होते हैं उससे हम उसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। फ्लावर पेटल्स, देखो दो चीजें होती हैं, पेटल्स और सेपल्स। जो ग्रीन पार्ट होता है दैट इज द आपकी सेपल्स, और पेटल्स कौन होते हैं,
जो आपके कलरिंग मटेरियल्स दिखाई दे जाते हैं, दे आर अलाउड टू केप्ट एज सच फॉर सेवरल डेज until the fat is saturated with the essential oil. जो essential oil है उसको वो क्या कर लेता, अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेता, क्योंकि आपने कवर कर दिया था फैट को किस चीज से, फ्लावर पेटल से। और इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते रहेंगे बार बार। ओल्ड पेटल्स को हटा देंगे क्योंकि उसके अंदर से जितने भी एसेंशियल ऑयल थे वो तो एक्सट्रैक्ट होके किसके अंदर जा चुके हैं, फैट के अंदर। फिर ओल्ड पेटल्स को आप रिमूव करें, उसके बाद फिर फ्रेश पेटल रख दें, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस अपने आप रिपीट होती चली जाएगी, एंड सो ऑन। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द पेटल्स, जब आप पेटल्स को फाइनली रिमूव कर देते हैं, फैट इज डाइजेस्टेड, आप उसको डाइजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इथाइल अल्कोहल। फिर होगा क्या, व्हेन ऑल द ऑयल्स, व्हेन ऑल द एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट इन द फैट, जो फैट ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए थे जब अपने पेटल्स को रखा था उसके सरफेस के ऊपर, आर डिसॉल्व्ड इन द अल्कोहल्स, वो अल्कोहल के अंदर चले जाएंगे। एसेंशियल ऑयल अब किस में चला गया, अल्कोहल के अंदर। लेकिन इसके बाद क्या होगा, सम क्वांटिटी ऑफ द फैट में आल्सो डिसॉल्व इन द अल्कोहल ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर डाइजेशन प्रोसेस। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फैट उसमें डिसॉल्व हो जाए। दिस कैन बी रिमूव्ड बाय कूलिंग द अल्कोहल एक्सट्रैक्ट टू, दो बोलो कितने के ऊपर, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। व्हेन द फैट सेपरेट आउट, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अल्कोहल के अंदर से जो फैट है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। और अल्कोहल के अंदर अब क्या है, सिर्फ एसेंशियल ऑयल, फैट उसके अंदर हमने रिमूव कर दिया। अब जो अल्कोहलिक डिस्टिलेट है जिसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं, उसको अब हम क्या करेंगे, नाउ इट इज देन फाइनली फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर टू रिमूव द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अलग हो जाएगा और एसेंशियल ऑयल्स हमें मिल जाएंगे। सो दैट इज द फाइनल मेथड। फोर्थ मेथड, दैट इज द एडजॉर्प्शन इन द प्यूरिफाइड फैट्स। लेकिन आजकल क्या किया गया है रिसेंटली, द एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द फैट। जो फैट है, वैसे आपके जो कोकोनट चारकोल है उसके अंदर भी फैटी पार्ट ही होता है, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द डायरेक्ट फैट पार्ट ओविंग टू देयर ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड द मोर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द फैट। हमने पहले ही बताया था, देखो जो फैट हम लेते हैं उसके ऊपर ही हम क्या रख देते हैं, आपके पेटल्स को रख देते हैं, फ्लावर पेटल्स को रख देते हैं। फिर जो फैट होता है वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है पेटल्स के अंदर से एसेंशियल ऑयल को अपने अंदर। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा तो क्या होगा, वो पेटल के अंदर से क्या कर पाएगा, एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट। तो बेटर कौन होगा, बेटर सिंपल फैट या जो अभी हमने आपको बताया एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल। एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल ही आपका ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे जो एक्टिवेटेड वर्ड हमने क्यों लिखा, एक्टिवेटेड मींस इसके ऊपर पहले से, कोकोनट चारकोल के सरफेस के ऊपर पहले से कोई भी और इंप्यूरिटी, वाटर वेपर्स, कोई भी और चीज उसके सरफेस पे एडजॉर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से कोई चीज एडजॉर्ब है तो उनको हटा के एसेंशियल ऑयल अपना स्पेस ऑक्यूपाई हो सकता है ना भी कर पाए, इसीलिए इसको कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल होना चाहिए, एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल होना चाहिए, जैसे कि आप सरफेस केमिस्ट्री वाली यूनिट के अंदर भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ये हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज आइसोलेशन ऑफ द एसेंशियल ऑयल फ्रॉम द प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा कि अब एसेंशियल ऑयल के अंदर से टर्पिनाइड्स को कैसे सेपरेट करें। सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, next step for the isolation of the terpenoids. After the isolation of the essential oil from the plants, the next one is the separation of the individual terpenoid from the essential oils. तो हम क्या करते हैं, the essential oil obtained from the first step generally contain the large number of the terpenoids and these are separated by the different physical or the chemical methods. सबसे पहले हम chemical methods को देख लेते हैं। इनको आजकल हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी different chemical methods हैं जिनकी हेल्प से हम different terpenoids को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एसेंशियल ऑयल के अंदर से। जैसे टिल्डन्स रिएजेंट होता है, जिससे हमने पहले ही बताया था, नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl। तो जो टिल्डन्स ने क्या डिस्कवर किया कि जो टर्पिनाइड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर उनके अंदर कहीं पर भी डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो टिल्डन्स रिएजेंट उसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाता है NOCl। जैसे NOCl सिंपल एडिशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और ये एक अडक्ट बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको हम, इस अडक्ट को हम सेपरेट करेंगे और फाइनली इसको दोबारा से हीट कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम अपने इंडिविजुअल टर्पिनाइड को आइसोलेट कर पाएंगे। मींस एक पर्टिकुलर टर्पिनाइड ने टिल्डन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन की, एक कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स को अलग किया, अलग करने के बाद उसको दोबारा से डिकम्पोज किया, आपका टिल्डन्स रिएजेंट अलग हो जाएगा, टर्पिनाइड अलग हो जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट वे।
सेकंड, केमिकल मेथड के अंदर जब हमारे पास कोई एसेंशियल ऑयल ऐसा है, द एसेंशियल ऑयल कंटेनिंग द अल्कोहल, नाउ बीन इट ट्रीटेड विद द थैलिक एनहाइड्रेट, देखो थैलिक एनहाइड्रेट की स्ट्रक्चर है टू फॉर्म द डाई एस्टर, और हमें बोलो यहाँ पे क्या मिल गया, ये डाई एस्टर हमें मिल गया। ये जो डाई एस्टर मिला है इसको हमने क्या किया, इसको आइसोलेट करेंगे उसी टाइप से, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ फाइनली इट बीन डिकम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ द एल्कली टू गिव द पेरेंट टर्पिनाइड अल्कोहल। देखो ये ROH मींस R की वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट टर्पिनाइड्स, हमने सिर्फ एक OH दिखा दिया तो हम इसको अलग कर सकते हैं और ये साइड प्रोडक्ट दोबारा से हमारे पास आ जाएगा, दैट इज द थैलिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो टर्पिनाइड जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, उनको हम कैसे सेपरेट करें, मींस ऐसे एसेंशियल ऑयल्स जिनके अंदर ऐसा टर्पिनाइड है जिसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है, हम उसके अंदर क्या डालेंगे, सम कॉमन रिएजेंट है जो एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, दीज आर दी सोडियम बाइसल्फाइड, मींस व्हाइट पीपीटी बन के उसको हम अलग कर देंगे, 2,4-DNP ऑरेंज रेड पीपीटी बन जाएंगे, उनको हम अलग कर देंगे, मींस अब फिनाइल हाइड्रोजीन, सेमी कार्बेजाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड सो ऑन, देयर आर डिफरेंट रिएजेंट व्हिच आर स्पेसिफाइड फॉर द डिफरेंट एल्डिहाइड और द कीटोनिक ग्रुप। और फिर जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम अलग कर लेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से डिकम्पोज करेंगे। आपके जो रिएजेंट है वो अलग, एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग टर्पिनाइड आपका अलग, हम सेपरेट उसको कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन मेथड, दैट इज द फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब हम यूज करते हैं, ये टेक्निक हम सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हमारे पास ऐसे मिक्सचर ऑफ टर्पिनाइड हो जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही कम हो। अगर हमारे पास दो ऐसे कंपोनेंट होते विच हैव द लार्ज डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अबाउट द 50 to 20 डिग्री सेल्सियस, एक का बॉइलिंग पॉइंट जो दूसरे का 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक भी यूज कर सकते थे। लेकिन क्योंकि डिफरेंट जो कंपोनेंट होंगे, जो डिफरेंट टर्पिनाइड होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे की रेंज में होता है, नियर अबाउट होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उस वक्त जो टेक्निक हम यूज करेंगे दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मींस इन दिस मेथड इनिशियली द टर्पिनाइड हाइड्रोकार्बन डिस्टिल्स फॉलोड बाय द ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स, और जो डिस्टिलेशन होती है रेजिड्यू की अंडर द रिड्यूस प्रेशर, दे आल्सो यील्ड्स द बोलो क्या सिस्की टर्पिनाइड, एंड दीज आर दी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट टेक्निक क्रोमेटोग्राफी, इसके ऊपर फुल लेक्चर भी हम आपको पहले दे चुके हैं, कंप्लीट डिटेल आपको पढ़ाई जा चुकी है, तो डिटेल तो आप वहां पे देख सकते हैं जाके, जिसमें सारे पेपर, TLC, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट यानी इन टेक्निक्स के बारे में इन डिटेल आप क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपको समझाया जा चुका होता है। मींस क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम ये भी पता लगा लेते हैं कि हमारे पास जो एसेंशियल ऑयल है उसके अंदर कितने कंपोनेंट है, हाउ मेनी टर्पिनाइड्स आर प्रेजेंट इन इट, बाय द सिंपल TLC और द पेपर हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट का पता चल गया। फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से उनको सेपरेट करेंगे। तो मींस इन द एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी द एसेंशियल ऑयल इज मेड टू फ्लो थ्रू ए पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट when the different type of terpenade are adsorbed at the different places at the different levels in the column chromatography to form the different chromatograms आपके बन जाते हैं। फाइनली हम क्या करेंगे, ऊपर से हम इल्यूएंट डालेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे, फिर जितने भी डिफरेंट जो आपके लेवल्स बने थे, जो डिफरेंट टर्पिनाइड्स थे, उनको हम फिर इल्यूट कर पाते हैं, दैट कॉल्ड द इल्यूशन प्रोसेस। नाउ द वेरियस chromatograms are now been eluted by using the different solvent system to get the different eluates. Each eluate contain a particular specified terpenide of a particular single group. फिर हर एक इल्यूएट के अंदर से हम क्या करेंगे, नाउ इट बीन सब्जेक्टेड, जो हमने यहाँ पे किया एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हम यहाँ पे यूज की, डिफरेंट जो बैंड्स बने थे आपके कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर से, वो अगर कलर्ड है तो हमें दिख जाएंगे, कलर्ड नहीं तो साथ के साथ हम पेपर और TLC भी साथ के साथ करेंगे, और फिर हमें अलग अलग डिफरेंट टर्पिनाइड्स हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी टेक्निक होती है, और डिफरेंट एडजॉर्बेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो एल्यूमिना भी हो सकता है, वो सिलिका जेल भी आप यूज कर सकते हैं, वो डिफरेंट एडजॉर्बेंट होते हैं। डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेपर फेज क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, काउंटर करंट सेपरेशन टेक्निक चलती है इस पूरी के दौरान। काउंटर करंट का मतलब आपके जो मैंने पहले भी बताया था, ये वर्ड बड़ा ही स्पेसिफाइड है। काउंटर करंट मतलब दो प्रोसेस चलती है, एक एडजॉर्प्शन एक डिजॉर्प्शन। मींस शुरू में जब आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी या पेपर TLC करते हैं, तो जो भी एसेंशियल ऑयल जो आपने लिया, जब आप उसको रखते हैं उस कॉलम के अंदर, तो पहले एडजॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस, फिर जब इल्यूएंट बाहर से डालते हैं दूसरा, नाउ द डिजॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। मींस दीस टू प्रोसेस दे हैव द डिफरेंट नेचर, वन हैज द एडजॉर्प्शन नेचर, अदर वन हैज द डिजॉर्प्शन नेचर। मींस the counter current mechanism takes place in the chromatography technique. Next one is the isoprene rule.
और फिर हम स्पेशल आइसोप्रीन रूल देखेंगे। आइसोप्रीन तो बेसिक फैक्ट है कि जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं ऑलमोस्ट ऑल द टर्पिनाइड्स की, तो हमें एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज द आइसोप्रीन। Means the thermal decomposition of almost all the terpenite gives the isoprene as the one of the product, and thus it leads to the suggestion that the skeleton structure of all the naturally occurring terpenite can be built up of isoprene unit. हम ऐसा कह सकते हैं. So that statement is called as the isoprene rule. कि that is the isoprene, that is the 1,3-butadiene, 2-methyl 1,3-butadiene है. इसमें आप 2-methyl भी शुरू में देखो यहाँ पे लिख देना, क्योंकि 2 पोजीशन के ऊपर देखो मिथाइल है, इसको आप आइसोप्रीन भी कहते हैं. दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज द, बोलो क्या, आइसोप्रीन. Means the thermal decomposition of all the terpenite give the isoprene as one of the product, and on that basis we can say that the skeleton of all the naturally occurring terpenite can be built up of these isoprene units. और जो divisibility है of nearly all the terpenite into the isoprene unit was first pointed out by the scientist, that is the Ovala, in the year 1887 under the name of that rule that is called as the isoprene rule. Next आ जाता है special isoprene rule, जो ये बताएगा कि different ये unit isoprene unit आपस में combine कैसे होती है. So that rule is given by the scientist, that is the Ingold, and it states that the different isoprene unit in the natural terpenite, which are already been stated by the simple isoprene rule, they are linked in the head to tail fashion. Head to tail fashion का मतलब क्या है? Means the divisibility of the isoprene and their head to tail union may be referred as the special isoprene rule. Means ये एक देखो 2-methyl 1,3-butadiene है, देखो यहाँ पे 2-methyl आप जरूर लिखते ना, ये यहाँ पे बाई चांस लिखना रह गया. So that is the 2-methyl 1,3-butadiene, that is the isoprene unit. It has one is the head part. देखो ये second भी लिख दिया, देखो ये head part है, जिधर iso group है, जिधर ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, that is the head part. Other one is the tail part. Next one में भी head part and the tail part. अब ये दोनों हेड टू टेल फैशन में देखो कंबाइन करेंगे. देखो किस टाइप से आप ऐसे शो कर सकते हैं. दोनों इलेक्ट्रॉन वाली जिस कार्बन ने लिए, देखो इस कार्बन को डोनेट कर दिया, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, पीछे के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे. इसको दिए तो देखो इसके 5 बॉन्ड हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट, ये दोनों कार्बन ये एंड सो ऑन, ये आगे डोनेट कर देगा. लास्ट वाला ये पीछे से कहीं से ले लेगा. तो इस टाइप से ये डिफरेंट यूनिट आपस में कंबाइन होती चली जाती है. और इस टाइप से देखो आपने देखा, देखो ये एक पार्ट हो गया आइसोप्रीन का, ये सेकंड आइसोप्रीन का पार्ट, हेड टू टेल, फिर हेड टू टेल फैशन के अंदर ये आपस में कंबाइन करते हैं. सो दिस इज द बेसिक्स कार्बन स्केलेटन ऑफ द मोनोटर्पीन्स. जो स्पेशल आइसोप्रीन रूल है, इट इज वेरी सुटेबल टूल टू लिमिट द नंबर ऑफ स्केलेटन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अननोन टर्पिनाइड. जब हम स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन पढ़ेंगे तो उसके दौरान इस चीज का खास ध्यान रखा जाएगा कि जो फैशन हो जिसके अंदर डिफरेंट यूनिट आपस में कंबाइन करें, वो हेड टू टेल फैशन के अंदर ही कंबाइन करें. जैसे देखो ये हेड टू टेल हमने एक आइसोप्रीन यूनिट लिखी, ये सेकंड आइसोप्रीन यूनिट लिखी. देखो जब आपस में कंबाइन करेंगे, देखो जैसे आपको समझाया गया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये इलेक्ट्रॉन लेके देखो ये इसको डोनेट करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो आगे शिफ्ट कर दिए जाएंगे. तो मींस हेड टू टेल फैशन के अंदर हमने इनको कंबाइन करके दिखा दिया. और ये जैसे स्ट्रक्चर बन गई लिमोनिन की, जिसके अंदर 2 आइसोप्रीन यूनिट होती है. तो जनरली द स्केलेटन व्हिच डू नॉट फॉलो द आइसोप्रीन रूल आर जनरली बीन रिजेक्टेड. उन स्केलेटन को स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन के दौरान हम रिजेक्ट कर देंगे कि ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जो आपके स्पेशल आइसोप्रीन रूल को फॉलो नहीं करेंगे, जो हेड टू टेल फैशन को फॉलो नहीं करेंगे. तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें. सो द स्पेशल आइसोप्रीन रूल कैन ओनली बी यूज्ड एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल, एज ए फिक्स्ड रूल. नेक्स्ट हम फाइनली देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द टर्पिनाइड्स के बारे में. जो क्लासिफिकेशन है वो एन की वैल्यू के बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं कि जो टर्पिनाइड्स है द जनरल फार्मूला, जैसे मैंने आपको बताया था, जो टर्पिनाइड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला C5H8. तो टर्पिनाइड आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द एन. मींस एन की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रेटर देन 8 आप कर सकते हैं. अगर एन की वैल्यू 2 हो तो मोनोटर्पिनाइड्स कहते हैं, 3 हो तो डाई टर्पिनाइड्स, सिस्की टर्पिनाइड्स, 5 हो तो सेस्टर टर्पिनाइड्स, 6 हो तो ट्राई टर्पिनाइड्स, 8 हो तो टेट्रा टर्पिनाइड्स, ग्रेटर देन 8 हो तो पॉली टर्पिनाइड्स आप इन्हें कह देते हैं. जनरल फार्मूला क्या होगा? एन की वैल्यू 2 है तो बोलो C10H16, 3 है तो C15H24 एंड सो ऑन. आप एन की जगह वैल्यू देखो पुट करते चले जाएं और इस टाइप से डिफरेंट आपके फार्मूला बन जाते हैं. ग्रेटर देन 8 है तो क्या बनेगा? C5H8 whole n आप लिख देते हैं. सो दैट इज द जनरल फार्मूला फॉर द पॉलीटर्पिनाइड्स. इसके बाद नेक्स्ट हम देखें क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर. तो जो टर्पिनाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एज कुछ ऐसे. दे मे बी द एसाइक्लिक टर्पिनाइड्स. एसाइक्लिक वो होंगे द टर्पिनाइड व्हिच कंटेन एन ओपन चेन स्ट्रक्चर.
ओपन चेन स्ट्रक्चर हो तो उन्हें आप एसाइक्लिक टर्पिनाइड्स कहेंगे। नेक्स्ट मोनोसाइक्लिक, जिसके अंदर एक रिंग दिखाई दे, सो द टर्पिनाइड व्हिच कंटेन वन रिंग इन देयर स्केलेटन इन देयर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज द मोनोसाइक्लिक टर्पिनाइड्स। ऐसे बाइसाइक्लिक टर्पिनाइड्स कौन होंगे, जिसके अंदर टू रिंग दिखाई दे, द टर्पिनाइड व्हिच कंटेन टू रिंग इन देयर स्केलेटन इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज द बाइसाइक्लिक टर्पिनाइड्स। सिमिलरली द ट्राइसाइक्लिक टर्पिनाइड्स कौन होंगे, जिसके अंदर थ्री रिंग्स दिखाई दे, जिसके स्केलेटन के अंदर, उससे आप ट्राइसाइक्लिक टर्पिनाइड्स कहेंगे। सिमिलरली टेट्रासाइक्लिक टर्पिनाइड्स कौन होंगे, जिसके अंदर हमें फोर रिंग्स दिखाई दे उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, सो द टर्पिनाइड व्हिच कंटेन फोर रिंग इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज द टेट्रासाइक्लिक टर्पिनाइड्स। सो दैट इज ऑल अबाउट द टर्पिनाइड, जिसमें हमने इनका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। अब लास्ट में हमने क्लासिफिकेशन भी देखा, पहले सेपरेशन देखा, कैसे आइसोलेट किया जाता है, एसेंशियल ऑयल किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी कुछ डेफिनेशन है जो हमें याद रखनी ही चाहिए। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द टर्पिनाइड्स। थैंक यू।